हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार है क्योंकि हम लेकर आए हैं MSN 1 और MSN 2 से एक प्रश्न इसका और एक प्रश्न इसका। दोनों का यूनिट नंबर जो है 4 ही होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। MSN 1 और MSN 2 दोनों का यूनिट नंबर 4 ही चल रहा है, यानी MSN 1 का भी यूनिट नंबर 4 और MSN 2 का भी यूनिट नंबर 4 आज जो है हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। MSN 1 जो है यूनिट नंबर 4 जो है, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर OT के बारे में पढ़ना है, OT तकनीक के बारे में पढ़ना है। और MSN 2 में आँख से रिलेटेड समस्या के बारे में पढ़ना है, चौथा नंबर का चैप्टर में। तो नाम भी मैंने बता दिया। अब चलिए इसी प्रकार से मैंने एक प्रश्न इसका एक प्रश्न इसका रखा है। 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी सिलेबस भी समाप्त होना चाहिए। ठीक है। अगर एक एक क्वेश्चन सप्ताह में हो पाएगा एक सब्जेक्ट का, तो पता चलेगा कितना समय लग जाएगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन से दोनों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन अगर खींच लेता हूं तो एक क्वेश्चन तो कम जाएगा ना, तो इसलिए मैं ये करा रहा हूं। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारा समय है। ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक सप्ताह कराया हूं, फिर उसका दूसरा पार्ट फिलअप का आपको किसी सप्ताह या अगले सप्ताह में ही करा दिया जाएगा। ठीक है। अभी चलिए इस सप्ताह में पढ़ लीजिए जो पढ़ा रहे हैं। नोट करिएगा। तो MSN 1 का MSN 1 में लिखिएगा, MSN 2 का MSN 2 में लिखिएगा। यूनिट नंबर 4 नाम दीजिएगा दोनों का। ठीक है। पहला जो प्रश्न हम लोग करने वाले हैं यह आपके MSN 1 का है, जो कि ऑपरेशन के बारे में है। ठीक है। देख लीजिए। जैसे सर्जरी टीम के कौन कौन से मेंबर होते हैं सर्जरी के दौरान ऑपरेशन रूम में OT में, इसके बारे में जो है चर्चा करना है। यानी सर्जरी दल के बारे में वर्णन करना है कि एक OT रूम में सर्जरी दल में कौन कौन से जो है होते हैं, टीम में मतलब सर्जरी में कौन कौन से जो है लोग सदस्य मौजूद होते हैं, इसके बारे में चर्चा करना है सर्जरी दल के बारे में। ठीक है। चलिए उत्तर है, सर्जरी की सफलता हेतु स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम होती है जिसका सर्जरी संबंधी कार्यों में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है। इस टीम को सर्जिकल टीम भी कहते हैं। अब देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि सर्जरी जो है सिर्फ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो मेरे डियर, मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि सर्जरी तो डॉक्टर के द्वारा किया ही जाता है, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि सर्जरी के जो होता है उसमें सिर्फ एक ही डॉक्टर का भूमिका नहीं होता है। उस डॉक्टर के आसपास बहुत सारे जो है कर्मी होते हैं जो इस सर्जरी में भूमिका अपना निभाता है। जैसे नर्स हो जाते हैं, सर्जरी असिस्टेंट होते हैं, उसके बाद जो है बेहोशी करते हैं एनेस्थेटिक होते हैं। ठीक है। OT टेक्नीशियन होते हैं, स्क्रब नर्स होती है। ठीक है। उसी प्रकार से जो है और सारे जो है अलग अलग आपके उसके बाद डॉक्टर होते हैं। तो इन टीम में इस सारे लोगों का जो है क्या होता है, एक सफल पूर्वक सर्जरी के लिए इन सब का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और इन्हीं सब जो मिलकर सर्जरी करते हैं तो उनको सर्जिकल टीम कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे सर्जिकल टीम के सदस्य न केवल रोगी को इंट्रा ऑपरेटिव केयर प्रदान करते हैं बल्कि उसके लिए प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट एवं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का भी आधार तैयार करते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो सर्जरी होता है, तो सर्जरी को केवल जो है सर्जरी के दौरान ही जो है इन सारे सदस्यों का मतलब जो सर्जरी के दौरान जो उपस्थित रहते हैं उसमें सभी चीज़ें सभी कर्मचारी होते हैं जिनका ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है सिर्फ सर्जरी के दौरान का ही देखभाल करते हैं। यह एक ऐसा बेस तैयार करते हैं ताकि आराम से सर्जरी से पहले और सर्जरी होने के बाद जो है इसको देखभाल तैयार मैनेजमेंट किया जा सके, ऐसा आधार तैयार कर देते हैं। ठीक है। तो सर्जिकल टीम में नर्स वगैरह सब लोग होते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव दोनों में काम करती है। ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव में डॉक्टर वगैरह एनेस्थेटिक वगैरह सब होते हैं जो ऑपरेशन चल रहे समय जो है देखभाल किया जाता है। तो मतलब प्री हो पोस्ट हो ये तो होता ही है, साथ में इंट्रा ऑपरेटिव ही जो है आधार तैयार किया जाता है सर्जिकल टीम के द्वारा। ठीक है। आधार तैयार करने का मतलब है कि उनको देखभाल के लिए जो है बनाया जाता है। जैसे नर्स हो गई तो नर्स का काम होता है पोस्ट ऑपरेटिव में भी देखना, प्री ऑपरेटिव में भी देखना। तो इस नर्स जो है इस सर्जिकल टीम के हिस्सा ही होती है। तो यह एक बेस एक आधार बनता है जिससे देखभाल प्रदान किया जाता है। ठीक है। सर्जिकल टीम के सदस्यों का वर्णन इस प्रकार है। अब सर्जिकल टीम में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, देख लीजिए। पहला होते हैं सर्जन। सर्जन सर्जिकल टीम का मुखिया होता है तथा सर्जरी करने में मुख्य योगदान उसी का होता है। सर्जन सर्जरी करता है तथा टीम के अन्य सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देता है।
अब कोई भी सर्जरी होता है मेरे डियर, तो उसका सबसे जो मेन होता है, जैसे मान गए कि 5 से 6 लोग जो है सर्जरी के दौरान मौजूद रहते हैं ओटी रूम में, ठीक है। इस 5 से 6 लोग में मानिए एक हो गया सर्जन, ठीक है, जो सबसे मेन होता है। अब इन सर्जन के आसपास डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, और जो है सर्जन असिस्टेंट होता है, ओटी टेक्नीशियन होता है, ठीक है, नर्स होती है, उसी प्रकार से जो है और सारे लोग होते हैं। तो लगभग ये लोग क्या करते हैं कि ये मदद करते हैं सर्जन को, और सर्जन जो है आवश्यक दिशा निर्देश देने का भी काम करता है उन सारे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, यह सर्जरी टीम के मुखिया होते हैं, मतलब मेन आदमी होते हैं, ठीक है। तो सर्जन के बारे में जान गए, यह मेन डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी करते हैं। दूसरा होता है असिस्टेंट सर्जन। असिस्टेंट सर्जन सर्जरी के दौरान सर्जन को मदद करता है। यह भी सर्जरी के क्षेत्र में डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ सर्जन होता है। मेरे डियर, सर्जन हो जाता है जो सर्जरी करता है, वह मेन होता है, और वह जो है आपके बैचलर मास्टर डिग्री लेकर आया हुआ रहता है, डॉक्टरेट का, ठीक है। तो वो सर्जन का काम होता है। लेकिन उसको असिस्ट करने वाला, सहायता करने वाला एक असिस्टेंट सर्जन भी होता है, जिसका काम होता है कि सर्जन को हेल्प करना, सर्जन को मदद करना सर्जरी के दौरान। यह जो असिस्टेंट सर्जन होता है, ये जो है या तो डिप्लोमा वाला भी हो सकता है या बैचलर डिग्री वाला भी हो सकता है असिस्टेंट में, ठीक है। लेकिन जो सर्जन होगा उसके लिए प्रॉपर डॉक्टरेट होता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा एनेस्थेटिक होते हैं। अब चूँकि सर्जरी के दौरान व्यक्ति को, सर्जन होता है, चीरा लगता है शरीर में, तो काफ़ी पेनफुल और ब्लीडिंग वाला कंडीशन होता है, जिसको अगर व्यक्ति देख ले तो उसका हार्ट फेल या कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए, सेंसलेस बनाने के लिए, लॉस ऑफ सेंसेशन करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक एनेस्थेटिक होते हैं, जो व्यक्ति को जो है उस जगह जहां भी सर्जरी करना हो उस जगह को लॉस ऑफ सेंसेशन कर देता है, मीन्स सुन्नपन उत्पन्न करता है, बेहोशी करता है, जिससे व्यक्ति को जो है पता नहीं चलता है सर्जरी के होने वाले जो भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और सर्जरी आराम से होता है। जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो वाइटल साइन, ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन आदि को लगातार मॉनिटर करता रहता है, और किसी भी प्रकार के असमान परिवर्तन आने पर तुरंत सर्जन को सूचित करता है, ठीक है। जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनका काम ही होता है कि एनेस्थेटिक दे देना, मतलब सुन्नपन का या लॉस ऑफ सेंसेशन, बेहोशी करने का जो भी प्रोसेस है, करने के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सर्जरी चालू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वह एनेस्थेटिक बेहोश करके चला जाता है, जब तक सर्जरी पूरा नहीं होता है तब तक वह एनेस्थेटिस्ट जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बेहोशी किया है, तो बेहोशी तोड़ना भी और बेहोशी तक देखने का काम भी उसी का ही होता है। क्योंकि पेशेंट का जो है हो सकता है बेहोश होते पर वाइटल साइन, पल्स, रेस्पिरेशन ये सब बंद हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत हो सकता है। तो इस सब का लगातार मॉनिटर जो है एनेस्थेटिस्ट अपने स्तर पर करते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी उसमें एबनॉर्मल दिखता है तो तुरंत सर्जन को सूचित करता है, ठीक है। तो यह एनेस्थेटिस्ट हो गया। चौथा है स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स का मतलब क्या होता है? यह एक रजिस्टर्ड नर्स होती है। यह सर्जरी के दौरान सर्जन को असिस्ट भी करती है तथा उसके आवश्यकता अनुसार उपकरण का भी उपलब्ध कराती है और रोगी की स्थिति का नज़दीकी से ऑब्जर्वेशन करती है। स्क्रब नर्स जो है गाउन, मास्क, कैप, ग्लव्स, शू कवर आदि पहने हुए होती है तथा पूरी तरह से जीवाणु रहित क्षेत्र, स्टरलाइट फील्ड बनाए रखती है। देखिएगा, अब ये जो सर्जरी दल होता है इसमें एक स्क्रब नर्स होता है। तो स्क्रब नर्स वो नर्स होती है जो एक डिग्रीधारी रहती है, जो एक रजिस्टर्ड रहती है और वैलिड होती है, जो अंदर ओटी रूम में सर्जन के साथ में होती है, और यह भी जो है असिस्ट का ही काम करती है, मीन्स सहायक का ही काम करती है सर्जन को सर्जरी के दौरान। जैसे आवश्यक उपकरण ला के देना, ठीक है, पेशेंट को हमेशा आकलन करते रहना कि पेशेंट किस कंडीशन में है, वाइटल साइन पर हमेशा जो है नज़र बनाए रखना और सर्जन को कोई भी आवश्यकता होने पर उसे सहायता करना, ठीक है। और जो स्क्रब नर्स होती है वह मास्क, कैप, ग्लव, शू कवर आदि सभी चीज़ें पहनी हुई होती है, यानी पूर्ण तरीक़ा से वह एक जीवाणु रहित क्षेत्र, स्टरलाइट फील्ड बनाए रखती है। क्योंकि ओटी रूम में
बिल्कुल जो है एकदम साफ साफ चीज़ों का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा भी गंदा जो है ओटी रूम में नहीं चलता है, क्योंकि ओटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होता है। वहाँ पे डायरेक्ट सर्जरी होता है और उस सर्जरी के माध्यम से अगर गंदे चीज़ का समावेश होगा, प्रवेश होगा, तो उस व्यक्ति के अंदर जो है आसानी से संक्रमण प्रवेश कर जाएगा उस घाव वाले रास्ते से। इसलिए बिल्कुल जीवाणु रहित, मतलब बिना जीवाणु के जो है क्षेत्र का उपयोग, स्टरलाइट फील्ड का उपयोग किया जाता है। तो यही स्क्रब नर्स होती है। पाँचवा में है सर्कुलेटिंग नर्स। सर्कुलेटिंग नर्स का मतलब होता है यह भी एक रजिस्टर्ड नर्स ही होती है, परंतु स्टरलाइट फील्ड के बाहर काम करती है। यह नर्स स्क्रब नहीं होती है एवं आवश्यकता अनुसार सप्लाईज उपलब्ध करवाती है। यह नर्स प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन करती है। मेरे डियर, सर्कुलेटिंग नर्स का मतलब होता है और एक स्क्रब नर्स, ये दो नर्स होती है जो सर्जरी के दौरान मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन जो स्क्रब नर्स होती है वह ओटी रूम में सर्जन के साथ में होती है और वहाँ पे कोई भी चीज़ का आवश्यकता होता है तो सर्जन को सहायता मदद करती है, ठीक है। और वह पूर्ण स्क्रब नर्स इसीलिए होती है क्योंकि वह पूर्ण तरीक़ा से स्टरलाइट फील्ड में होती है, जीवाणु रहित जो है क्षेत्र में होती है, इसलिए उसको ग्लव्स, मास्क, शू कवर, हर एक चीज़ मेंटेन करना पड़ता है उसको, इसीलिए वह स्क्रब नर्स होती है। लेकिन जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है वह ओटी रूम में नहीं होती है, ओटी रूम से बाहर होती है। उसका काम होता है डॉक्यूमेंटेशन करने का, मीन्स हर एक डॉक्यूमेंट तैयार करना, हर एक चीज़ों का जो है कलेक्शन करना और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना, और ओटी रूम से बाहर एक तरीक़ा से कहिए तो रिसेप्शन वाले जगह पर जो है उसका बैठने का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन करने का, ठीक है। और यह एक स्क्रब नर्स नहीं होती है, मतलब इसको गाउन से, ग्लव्स या टोपी वोपी जो होता है वो सब पहनने का ज़रूरत इसको नहीं होता क्योंकि यह ओटी से बाहर होती है, ठीक है। तो ये पांचवा सर्कुलेटिंग नर्स और स्क्रब नर्स, ये दो याद रखिएगा कि सर्जरी के दौरान ओटी में दो प्रकार के ओटी सर्जरी के दौरान जो है होती है नर्स। एक स्क्रब नर्स, स्क्रब नर्स वह नर्स होती है जो ओटी के अंदर होती है, वह सब चीज़ पहनी हुई रहती है। लेकिन जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है वह ओटी से बाहर होती है, इसका मुख्य काम डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, ठीक है। सातवां आप देखिएगा सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि यह एक एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो कि स्क्रब नर्स की तरह ही कार्य करती है। यह सर्जरी के लिए विसंक्रमित वातावरण तैयार करता है तथा सभी आवश्यक सप्लाई को एकत्रित करता है। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब है कि सर्जरी में उपयोग आने वाले सभी टेक्नोलॉजी का जो है क्या करता है, ये देख रेख विसंक्रमित साफ सुथरा करता है और मेंटेन बना के रखता है। यह एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, समझ गए, जो सर्जरी में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट को, सप्लाई को एकत्रित करता है और विसंक्रमित वातावरण तैयार रखता है। मतलब डिसइंफेक्ट जो है स्टरलाइट वातावरण इन्वायरमेंट बनाए रखता है और सारे सप्लाई को एकत्रित करता है। तो एक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं। एंड सातवां है रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स का मतलब होता है कि जो जूनियर रेजिडेंट होता है और एक सीनियर रेजिडेंट होता है। तो जो शिक्षण अस्पताल में अगर मान गए मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का पढ़ाई भी होता है, MBBS का तो वैसे में वहाँ पे रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट भी रहते हैं और स्टूडेंट भी पढ़ाई वाला रहता है। तो ऐसे में वह इस चीज़ का हिस्सा हो सकता है, किसका, सर्जरी का। क्यों? क्योंकि उसे भी सीखना रहता है, प्रैक्टिस करना रहता है, तो वह इसका इस हिस्सा सर्जरी का हो सकता है। तो वो रेजिडेंट और स्टूडेंट होता है, ठीक है। जो शिक्षण वाले अस्पताल में होते हैं रेजिडेंट और मेडिकल स्टूडेंट जो सर्जिकल टीम के हिस्सा होते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें को आप लोग समझ लीजिए। तो कुल 7 प्रकार से 7 टीमों का सदस्य होता है ठीक है, 7 सदस्यों का टीम होता है, 7 मेंबर का टीम होता है। अब इसमें जो है सभी अपना अपना रोल निभाता है। तो सर्जिकल दल का बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब आप लोग इसके नीचे हिंदी के बाद इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिएगा। मुझे जितना होता है मैं अच्छे से समझाने का प्रयास आप लोग को करता हूँ, ठीक है। बाकी चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत आगे ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, याद कीजिएगा। अब देखिए इस बार के लिए हमें लगता है कि 5 से 10 नंबर में एक कंजक्टिवाइटिस इस बार के लिए मोस्ट VVI होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी देख रहे हैं कुछ दिनों से जो है
आई फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या चीज़? आई फ्लू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, आई फ्लू। और ये आई फ्लू जो होता है यही कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ते रहता है तो उसके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। और यह आपके MSN 2 का है, ध्यान में रखिएगा, यह MSN 2 का चौथे नंबर सब्जेक्ट का है, ठीक है। चौथे नंबर सब्जेक्ट में जो है हमको चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ना है क्या? आई डिसऑर्डर के बारे में, ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर के बारे में, आँख से संबंधित रोग के बारे में। तो उसमें हम लोग पहला रोग आज देखने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस, मतलब नेत्र श्लेष्मक प्रदाह। मेरे डियर, आप लोग को पता है, आप लोग को मैं इन्फ्लामेशन पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ भी आइटिस लिखा हुआ देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि उससे पहले जो लगा होगा उसका ही इन्फ्लामेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए कंजक्ट है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह कंजक्टिवा जो होता है उसका ही यह इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। तो कंजक्टिवा आँख में होता है, उसका ही इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन कब होता है? या तो संक्रमण से होता है या तो चोट लगने से भी होता है, समझ रहे हैं चीज़ को। तो आँख में जो कंजक्टिवा होता है मुख्यतः संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। आँख एकदम लाल हो जाएगा और आँख से सिक्रेशन आने लगेगा और धीरे धीरे आँख से जो है रोशनी भी दिक्कत होगा और रोशनी के सामने आपको आँख लाने में भी दिक्कत करता है। तो इस प्रकार से ये जो कंजक्टिवाइटिस है, चलिए इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। और यह अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी के समय में, तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक बात और बता देते हैं, चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, MSN 1 और MSN 2 का। अब इसके बाद एक आध वीडियो के बाद आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बीमारी के बारे में आएगा, सिर्फ और सिर्फ बीमारी के बारे में। चाहे MSN 2 का, MSN 2 तो शुरू हो चुका है बीमारी के बारे में, ठीक है। MSN 1 का भी एक आध वीडियो के बाद आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीमारी के बारे में ही, ठीक है। उसी प्रकार से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी सिर्फ और सिर्फ बीमारी, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी मानसिक रोग के बीमारी के बारे में। तो अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, यूनिक बनना चाहते हैं, आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट में एक अलग अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, तो मेरे डियर ध्यान से पढ़िएगा ना, तो आप एक प्रैक्टिशनर इस पढ़ाई से ही बन जाइएगा। एक अच्छा प्रैक्टिशनर जो है आप इस सेकेंड ईयर के पढ़ाई से ही बन जाइएगा। थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड ईयर मेन होता है। अगर आपके अंदर जुनून होगा कि नहीं हमें सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। साथ में सबसे अच्छा बात होगा आपके लिए कि आप एक चलता फिरता डॉक्टर भी बन जाएंगे, या यूँ कहे तो जो गांव घर में जो प्रैक्टिशनर होता है उससे बढ़िया आप प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, क्योंकि आप सीखे हुए नहीं, आप पढ़े हुए रहेंगे, समझ गए। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारा जो भी बीमारी बताया जाएगा उसके बारे में उपचार भी बताया जाएगा, उसके बारे में प्रबंध भी बताया जाएगा। तो सब चीज़ आप सीखेंगे तो आप किसी को आराम से उपचार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं, और अभी आजकल बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू चल रहा है, लोगों के आँख में संक्रमण हो रहा है, ठीक है, आँख में संक्रमण हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप आज कंजक्टिवाइटिस के बारे में जान लेंगे, इसके उपचार के बारे में जान लेंगे, तो आराम से किसी का इलाज जो है बता सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से तमाम ऐसे बीमारी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, उपचार जानेंगे, जो आपको एक अच्छा और बेहतर भविष्य बना सकता है, और आप एक खुद के जो है प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, बन सकते हैं, नॉलेज हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गहराई में चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला है कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। मेरे डियर, आँख जो होता है, आँख का जो स्क्लेरा होता है, जो वाइट वाला पार्ट होता है आँख में, जैसे ये हमारा आँख है, ठीक है, ये हमारा आँख है, ठीक है। अब ये आँख समझ लीजिए, यहाँ पे हमारा ये आँख है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आँख है हमारा, आँख के बीच में हमारा लेंस होता है, पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके ये वाला जो पार्ट होता है, यह उजला पार्ट जो रहता है, इसी को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। और यही उजला पार्ट अगर लालिमा हो जाता है संक्रमण होने के बाद, तो उसी को हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, आँख के एस्केलेरा पर पाई जाने वाला जो परत जो कंजक्टिवा होता है, उसी में संक्रमण और प्रदाह होना ही कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। नॉर्मल सी बातें हैं। ये आँखें हैं, ठीक है, ये आँखें हैं, ये आँख में जो ये बीच के छोर के जो ये पार्ट है वाइट वाला, यह एस्केलेरा है। इस एस्केलेरा पर एक परत होता है जिसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं, और इसी कंजक्टिवा में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। समझ गए चीज़ को। अब मेरे डियर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रदाह क्या होता है। प्रदाह का मतलब होता है सूजन होना, दर्द होना, लालिमा होना, यही जो है हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेशन प्रदाह का लक्षण होता है। बाकी ये सब तो हम बता ही चुके हैं। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए यही पे आपका जो है क्या है, देख लीजिए, यही आपका यह नॉर्मल आई है, देख सकते हैं ये आई है। तो इस नॉर्मल आई में देख सकते हैं बीच में छोड़कर बाकी के साइड कितना अच्छा वाइट वाइट है, ये साइड वाला, ठीक है ना, है ना वाइट वाइट। लेकिन इसमें देखिए यह भी आई है, लेकिन यह कंजक्टिवाइटिस वाला आई है, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाइट वाला था इस गोला के लेंस के चारों साइड से, वह देखिए यहाँ पे ये लाल वाला है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, लाल लाल है ना, यहाँ भी लाल है, ये सब लाल है, ठीक है, ये लाल है। सीधा देखिए कि इसमें वाइट है और इसमें ए वाला पार्ट, ए वाला सब पार्ट जो है क्या है, लाल है, ठीक है ना, लाल है। देखिए ये लाल है ना, तो यही जो है कंजक्टिवा होता है, ठीक है, यहीं पर कंजक्टिवा होता है, एस्केलेरा के ऊपर में कंजक्टिवा होता है। और इसी कंजक्टिवा में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो आदमी का आँख सूज जाता है, आँख में से आंसू आने लगता है, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है और लाल लाल आँख जो है हो जाता है, जिसको हम लोग पिंक आई भी कहते हैं, ठीक है, पिंक आई भी हम लोग कहते हैं। तो पिंक आई हो जाता है, मतलब एकदम गुलाबी सा आँख हो जाएगा इस प्रकार से, तो इसी को हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। समझ गए। चलिए अब इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण, लक्षण, उपचार, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें होता है। और यही आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग कैसे एक अच्छा प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर की तरह जानकारी वाले हो सकते हैं। आज हम बता देते हैं कैसे। आपको कोई भी बीमारी के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कारण पूछेगा, उसका लक्षण पूछेगा, उसका निदान मतलब जांच के बारे में पूछेगा, निदान के बारे में, ठीक है ना, निदान के बारे में पूछेगा, ठीक है, जटिलता के बारे में पूछेगा, ठीक है, उपचार के बारे में पूछेगा। अब उपचार इसका कितने प्रकार से हो सकता है, क्या मेडिकल ही से होगा सिर्फ या सर्जरी होता है, तो नर्सिंग प्रबंध तो होगा ही होगा। मतलब एक आप कंप्लीट नॉलेजफुल व्यक्ति बन सकते हैं, दवाई के बारे में भी जान सकते हैं और उपचार के बारे में भी जान सकते हैं, हर एक बीमारी के बारे में। बस आपको करना है काम कि जो भी क्वेश्चंस अब से पढ़ाएं उसको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, वही लोग पढ़ेंगे जिनके अंदर लगन होगा, लगन नहीं होगा उनके लिए क्या ही जीएनएम, क्या ही बीएससी और क्या ही डॉक्टर, उनको सिर्फ डिग्री लेने से मतलब है, ठीक है। चलिए अब कारण में इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरस से भी होने वाला इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसमें होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकी निमोनियाई, नाइसेरियाई गोनेराई, ये सब जीवाणु है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकी और नाइसेरियाई गोनेराई, ये सब जीवाणु के नाम है, ठीक है। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकी निमोनियाई, नाइसेरियाई गोनोराई। अगर आप इस सब को याद रखना चाहते हैं तो 2 बार माइंड में आंख बंद कीजिए और 2 बार रिपीट कीजिए इस तीनों नाम को, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। एक होता है क्लेमेडिया इन्फेक्शन जो कि आँख को ही प्रभावित करता है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन में वायरस से होने वाला जो इन्फेक्शन होगा वह एडिनो वायरस होगा, ठीक है, एडिनो वायरस। नेक्स्ट है रेनी सीजन, बरसाती मौसम में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है और अभी ये शुरू भी हो चुका है, ठीक है। साथ में एलर्जी होना, एलर्जी किसी चीज़ से रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे धूल कण से, रसायन से, धुआं से आपको एलर्जी हो सकते हैं और यह कंजक्टिवाइटिस हो सकता है कारण, ठीक है। पैरासाइट डिजीज, कुछ ऐसे पैरासाइट डिजीज है जैसे एस्केबिज, दाद के होना, स्क्रेप्टोसोमा और थिरुअस प्यूबिस, ठीक है, पिथ्यूरियस प्यूबिस जो है आपके, ये सब पैरासाइट डिजीज है। एस्केबिज, एस्किटोएस्मोमा और पिथ्यूरियस प्यूबिस, ये सब आपके पैरासाइटिक डिजीज है। इन सब के कारण भी व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है। तो मेरे डियर, कंजक्टिवाइटिस किसी को होता है तो या तो मौसम परिवर्तन के कारण, ठीक है, बरसाती मौसम में या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो वायरल इन्फेक्शन में एडिनो वायरस हो सकता है,
या पैरासाइटिक डिजीज हो सकता है, ठीक है, या किसी चीज़ के एलर्जी से भी आँखों में समस्या होता है। तो ये सब कारण हो गया, ठीक है। अब हम इसका क्लिनिकल फीचर लक्षण देखते हैं कि अगर आँख में कंजक्टिवाइटिस होता है यानी कंजक्टिवा में प्रॉब्लम होता है यानी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या लक्षण होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि आपके जो आँख का जो कंजक्टिवा पार्ट है उसमें लाल हो जाएगा, हाइपरेमिया ऑफ कंजक्टिवा, लाल हो जाएगा आपका आँख गुलाबी के जैसे। कंजक्टिवा में दर्द होगा, जलन से महसूस होगा, चुभन होगा, जलन होगा, खुजली होगा, इचिंग होगा आँख में पीला पदार्थ जो है निकलेगा आँखों से, ठीक है, सिक्रेशन होगा। प्रकाश में आँख खोलने में समस्या आएगा, फोटोफोबिया हो सकता है, आँखों में लगातार आंसू आना यानी टीयरिंग होना। तो यह जो है लक्षण होते हैं कंजक्टिवाइटिस होने का। कौन कौन? कंजक्टिवा का लाल होना, कंजक्टिवा में दर्द होना, आँखों में चुभन एवं जलन होना, आँखों में खुजली होना, आँखों से पीला जो है निकलना, आँखों में बहुत ज़्यादा खुलने पर समस्या होना यानी प्रकाश से समस्या मतलब फोटोफोबिया, आँखों से लगातार आंसू आना यानी टीयरिंग निकलना। तो यह हो गया लक्षण। उसी प्रकार से निदान। अब आप कहिएगा कि बहुत सारे लक्षण यहाँ पढ़ा दिए और भी कोई बीमारी आएगा आँख वाला तो वहाँ भी आपको ये लक्षण देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आँख में मेरे डियर बहुत सारे कॉमन समस्या हो लक्षण दिखते हैं, जैसे आंसू निकलना, बहुत सारे अलग अलग समस्या आँख का होगा लेकिन एक कॉमन जो लक्षण होता है आँख से आंसू निकलना, ठीक है, आँख में जलन होना, आँख में चुंबन होना, प्रकाश से डर लगना। तो ये सब कॉमन है जो अलग अलग आँखों के बीमारी में भी यह सब लक्षण दिखता है, ठीक है। तो यहाँ कंजक्टिवाइटिस में भी ये सब दिखता है। अब हम लोग निदान देखेंगे कि आखिर आँख की समस्या यानी कंजक्टिवाइटिस अगर किसी को होगा तो उसमें जो है क्या क्या हम लोग निदान करेंगे, क्या क्या जो है उसका हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला आई का परीक्षण किया जाएगा, आई का एग्जामिन किया जाएगा, ओके। लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाएगी, चेकिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब जो भी लक्षण आँख में होगा उसके लक्षण के जाँच करके पता किया जाएगा। आँख से जो डिस्चार्ज हो रहा है आंसू का या पीले पदार्थ का उसका जो है चेक किया जाएगा। ब्लड का एग्जामिन किया जाएगा कि कोई इन्फेक्शन वगैरह के कारण तो नहीं है, और एप्थोल्मोस्कोपी किया जाएगा यानी आँखों के लिए जो यंत्र होता है उससे चेक किया जाएगा आँखों को, उसी को एप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार के निदान है, चेकअप है आँख के लिए कंजक्टिवाइटिस में। अब आ गया कि आपके अंदर नॉलेज अगर उपचार का होगा तो आप किसी को आसानी से बता सकते हैं या उपचार कर सकते हैं अपना खुद का या किसी का भी। तो अगर किसी का आँख लालीपन है, उसका आँख में इचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीला पीला या डिस्चार्ज हो रहा है आँख से, तो समझेंगे कि उसके जो है आँख में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। साथ में ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आँख में उसके रोशनी नहीं गायब होता है, कंजक्टिवा में आँख से रोशनी गायब नहीं होता है। एक बात ध्यान, अगर आँख से रोशनी गायब हो रहा है तो फिर वह आँख का दूसरा समस्या हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ऊपर में जो लक्षण देखे हैं अगर वो लक्षण सब अगर किसी में दिखता है तो उसको अगर आप कंजक्टिवाइटिस का इलाज करना चाहते हैं तो उसके उपचार में क्या क्या देंगे देख लीजिए। सबसे पहले रोगी को इन्फेक्शन के कारण ये चीज़ें हो सकता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, जैसे सेफ्ट्रियाजोन और जेंटामाइसिन। यह आपके क्या है, एंटीबायोटिक दवाई हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए। उसी प्रकार से एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी आते हैं जो आँखों में संक्रमण या गंदगी को दूर करता है, तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जो है दिया जाता है। और ये एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में होता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन और सल्फोनामाइड्स। अगर किसी के आँख में जलन हो रहा है, चुभन हो रहा है, आँख से आंसू जा रहे हैं, लालिमा छाया हुआ है, तो आप उसको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में मॉक्सीफ्लोक्सासिन और सल्फोनामाइड आराम से दे सकते हैं या दिवा सकते हैं, ठीक है। तो यह एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा है, यदि हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो तो रोगी को आई ड्रॉप्स दी जाती है, जैसे ट्रिफ्लोरिडिन और विड्रेवाइन। अगर व्यक्ति को आँख में प्रॉब्लम जो है हर्पिस HSI मतलब हर्पिज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन के कारण अगर आँख में समस्या है तो उस पेशेंट को जो है आई ड्रॉप में हम लोग ट्रीफ्लोरिडिन और विडेरेबिन और ट्रीफ्लोरिडिन ये ड्रॉप हम लोग देते हैं। कब? जब हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन के कारण हुआ रहेगा तब। तो ये कहीं लिख लीजिएगा अगर आपको ध्यान में, ट्रीफ्लोराइडिन और विडेरेबिन
विट्रियबिन ये याद नहीं रहेगा तो ठीक है, लिख लीजिएगा। चौथा यहाँ पे देखिएगा, रोगी को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के उपचार के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप्स दी जाती है, जैसे प्रेडनिसोन और डेक्सामेथासोन। अगर व्यक्ति को एलर्जी के कारण कंजक्टिवाइटिस हुआ है, रिएक्शन के कारण, तो उससे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड आई ड्रॉप देते हैं, जैसे प्रेडनिसोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया। तो यह जो ड्रॉप्स होता है यह एलर्जी को दूर करता है और आँखों को ठीक करता है। तो यह एलर्जी के लिए होता है प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन, ठीक है। चूँकि हम लोग देखे हैं कि एलर्जी के कारण भी जो है आँख में होता है। तो इस प्रकार से आप पेशेंट को चाहें तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दीजिए या एंटीबायोटिक टैबलेट भी दे सकते हैं, या नॉर्मली हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन के लिए आप आई ड्रॉप भी दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग चाहें तो एलर्जी के लिए स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन। तो ये चारों उपचार आप कंजक्टिवाइटिस में कर सकते हैं। साथ में आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दे, समझ गए ना। तो ये सब के सब आपको नर्सिंग प्रबंध में होगा। अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध हम लोग को देखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे, अब एक नर्स के द्वारा अगर किसी को आंख में समस्या हो रहा है या नॉर्मली तौर पे आप प्रैक्टिशनर भी बनना चाहते हैं, तो उपचार के साथ साथ में आपको प्रबंध भी याद होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो नॉर्मल समस्या होता है उसको दवाई न देकर आप प्रबंध करके मैनेजमेंट के द्वारा ही कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता कर ही ठीक कर सकते हैं। कैसे? तो एक नर्स के द्वारा कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, देखिए। रोगी को नियमित रूप से आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन किया जाता है। मतलब जो भी ड्रॉप है, चाहे वो एलर्जी के लिए हो, चाहे वो संक्रमण के लिए हो, या फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स के लिए हो, उसको निरंतर आई ड्रॉप डालते रहेंगे। रोगी को आंखों में दवाई डालने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ को धो लेनी चाहिए, ठीक है। चूँकि नहीं धोएंगे तो फिर से संक्रमण और ज़्यादा चल जाएगा। नेक्स्ट है, रोगी को गहरे काले रंग का चश्मा जो है पहनने के लिए कहना चाहिए। इससे होता यह है कि जो चश्मा है वह अपने अंदर प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है और व्यक्ति के आंखों पर डायरेक्ट प्रकाश नहीं लगता है। आँखों पर ठंडी पट्टी रखकर या बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए। इससे दर्द व खुजली में आराम मिलती है। कोई भी व्यक्ति है अगर उसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको आँखों पर ठंडी पट्टी बांधकर रखनी चाहिए। रोगी को बार बार आँखों को रगड़ने से मना करनी चाहिए, क्योंकि रगड़ने से हाथ का इन्फेक्शन, मैल आँख में प्रवेश कर सकता है और आँख और ज़्यादा समस्या में जा सकता है। छठे नंबर का है, आँखों को पोंछने के लिए साफ कपड़े का ही उपयोग करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जहाँ जो चीज़ मिल जाएगा कपड़ा, उसी से लोग अपने आँख को साफ कर लेते हैं, जो कि गलत है। इससे और संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट है, रोगी को विटामिन सी की प्रचुर मात्रा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इस प्रकार के इन्फेक्शन वाला कोई समस्या होता है तो रोगी को अलग से जो विटामिन सी की दवाइयाँ होती है, यह बहुत ज़्यादा काम करता है, तो इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करनी चाहिए। और इस प्रकार से एक नर्स के द्वारा मैनेजमेंट समाप्त होता है। तो आप लोग जो लोग भी अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाइए। और ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस करें तो जाके सीखिए, पहले से सीखिए। 12th सेकेंड ईयर में ही सीख लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो और आप एक अच्छे स्टूडेंट कहाए, ठीक है। बाकी मुझे जो करना है कर रहे हैं, जिस तरीके से बेहतर कर रहे हैं, आप लोग की अपनी मन है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। और यह आपका MSN 1 और MSN 2 से एक एक प्रश्न समाप्त होता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।